ये मुमकिन नहीं है कि आप 5000 साल पुरानी सभ्यता, सनातन संस्कृति के वाहक, उस आदर्शवाद से आज के सामने जो भारत राष्ट्र के सामने चुनौती है उनका जवाब दे पाए। आपको अपने हथियार को भी बदलना होगा, अपनी सोच को भी बदलना होगा, अपनी अप्रोच को भी बदलना होगा। और अभी तो इस देश ने कुछ बदला ही नहीं है, बस हल्के से कोशिश की है बदलने की। तब देश में चिंताएं उठने लगी हैं, तब देश टूटने लगा है, तब इस देश में इंटॉलरेंस बढ़ने लगा है, तब इस देश में मॉब लिंचिंग की बात होने लगी है, तब इस देश के अंदर रेपिस्तान बनने लगा है। ये तमाम नैरेटिव, ये तमाम वो ताकतें हैं जिन्होंने 70 साल के अंदर सिर्फ आपसे सवाल पूछा है और आप जवाब देते 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 इतनी दूर तक आ गए कि वो आपके जवाब से न संतुष्ट हैं, न मुतमईन हैं, न सेटिस्फाई हैं। और सिर्फ आपने इतना ही किया है पिछले 10 साल में कि सवाल अब आपने पूछना शुरू कर दिया है। उसके कारण इस देश के अंदर बड़ी उथल पुथल है। लोगों को लगता है कि सवाल पूछने का अधिकार सिर्फ उनको था, जवाब देने का अधिकार सिर्फ आपको है। अब सिर्फ जो है कुर्सी के उस तरफ कौन बैठा है, इस पे चिंता बढ़ गई है। लिहाजा देश में हर किस्म के खतरे गिनाए जा रहे हैं। मैंने एक बात जरूर तय की, जब मैंने ये तय किया कि जिस मकसद से मैं पत्रकारिता में आया था कोई 26 साल पहले, जो मेरा कन्विक्शन था उस वक्त, वो मुझे लगता था कि आज की पत्रकारिता में वो मैं पूरा नहीं कर सकता। ये बात अलग है कि मेरी तालीम और तरबियत, मेरी शिक्षा दीक्षा एक ऐसी जगह हिंदुस्तान में हुई है जहां से पाकिस्तान के बनने की थ्योरी जनक पैदा हुई है। मैं उसी माशरे में पढ़ा लिखा, वो तमाम सारी चीजें पढ़ी लिखी जो एक आम हिंदुस्तानी नहीं पढ़ पाता। और ना ही मैंने कभी इस बात को सोचा कि जो मुझे पढ़ाया जा रहा है वो मेरे धर्म का है या नहीं है, क्योंकि मुझे शायद अपने धर्म का बोध भी नहीं था कि उस माशरे में हमारे परिवार की गिनती 1 या 2 थी। लिहाजा जो कुछ पढ़ा मैंने, जो किताब में लिखा है वो पढ़ा, जो किताब में लिखा नहीं है वो सुना मैंने। और उस पूरे जीवन में करीब 26-27 साल तक मैं वहां रहा। और ये महज इत्तफाक है कि मेरे जीवन का आखिरी असाइनमेंट पाकिस्तान के साथ 12 साल तक रहा। लिहाजा तब मुझे लगने लगा कि अगर देश को सच बताना है तो पॉलिटिकली इनकरेक्ट होना पड़ेगा। और हमारे यहां मुझसे बेहतर बात कहने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन जब जब मुझे किसी को सुनने का मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो कहना नहीं चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं करूंगा भी वही, कहूंगा भी वही, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। लिहाजा हमारे देश में कुछ सब्जेक्ट के ऊपर देश चुप रहना चाहता है। या तो 700 साल का डर है, या उसके मानने वाले जो कुछ इस देश में कर रहे हैं उनके साथ रिश्ते बिगड़ने का डर है, किसी के बिजनेस चले जाने का डर है, किसी को अपने पड़ोस से मकान छोड़ने का डर है, किसी की को अपनी फैक्ट्री बंद होने का डर है। तो मुझे लगा कि अगर ये डर है तो ये डर बाहर आना चाहिए, और ये डर नहीं खत्म होगा तो ये राष्ट्र नहीं बचेगा। हम देश में सरकार किसकी हो, सरकार किसकी बदले, किस विचारधारा की हो, यह मेरे लिए कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा। मैं मानता हूं कि सरकारों के बदलने से समाज नहीं बदलता है,
समाज के बदल जाने से सरकार जरूर बदल जाती है। लिहाजा हमारे देखते देखते जो कभी असंभव लगता था, जो नामुमकिन लगता था लोगों को, वो मुमकिन हो गया। लेकिन ये मुमकिन हो तो गया है, लेकिन इसको सिर्फ राजनीतिक हार जीत से आगे बढ़ के देखें, क्योंकि समाज ने तय किया सब सरकारें बनी, तब आपकी मर्जी की सरकार बनी। आपने तय किया कि कौन सरकार में बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। जब यह तय कर लिया आपने, तो सरकार में एक भी वो नहीं जीता जिसे आप जिताना नहीं चाहते थे, और जिसे जिताना चाहते थे उनका नाम भी आपको नहीं पता, लेकिन वो किसी सिंबल के साथ खड़ा था। जिस सिंबल के साथ आप खड़े थे वो जीत गया। नहीं पूछा किसी ने कौन ठाकुर है, कौन ब्राह्मण है, कौन यादव है, कौन दलित है। नहीं तो इस देश में राजनीति तो इसी के इर्द गिर्द होती है। मुझे इस बात का एहसास है, और शायद इसीलिए मैं 2014 हो या 2019 हो, मैं बार बार समाज के बीच में उन बातों को रखना चाहता हूं जिससे समाज डरता है। हमारे साथ में 10-15 लोग हैं देश के, जिनको आप सभी जानते होंगे। कुछ लोगों को आपके संगठन ने दावत भी दी, वो आपके यहां आए भी हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है। लेकिन मैं 2 लोगों को, वो बुजुर्ग भी हैं और पत्रकारिता के जीवन में एक लंबा उनसे साथ रहा। मैं जो कुछ भी आज कर रहा हूं, रिटायर्ड रॉ के पूर्व डायरेक्टर कर्नल RSN सिंह और GD बख्शी के कारण यहां खड़ा हूं मैं। पता नहीं उनको मुझ में क्या नजर आया, और उन्होंने कहा कि इस विषय पे सिर्फ आप बोल सकते हैं और आपको बोलना है। और मुझे उन पे क्या यकीन हुआ कि मैंने अपनी बीवी तक की नहीं बात मानी, और मैंने सब चीजों से रिजाइन कर दिया। और जब बोलना शुरू किया था तो मुझे नहीं लगता था कि बोले लोग क्यों सुनेंगे, मैं कोई बहुत सेलिब्रिटी भी नहीं हूं, न मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड है, न कोई मेरे साथ बड़ा संगठन है। लेकिन 2 साल में मुझे एहसास हुआ कि अगर देश के सामने आप सच बात रखें, कन्विक्शन के साथ रखें, फैक्चुअल रखें, तो ये देश आपके साथ खड़ा हो जाता है। लिहाजा जो लोग राष्ट्र को एक जमीन का टुकड़ा समझते हैं, उन्होंने ऐसे कई जमीन के टुकड़े इस भारत राष्ट्र में से पहले ही ले चुके हैं, लेकिन वो राष्ट्र नहीं बने। ये कहते तो हैं वो हम राष्ट्र हैं, लेकिन वो राष्ट्र नहीं है, वो जमीन के टुकड़े के मालिक जरूर हैं। भारत एक राष्ट्र है। राष्ट्र की परिभाषा में उसको आप बयान नहीं कर सकते हैं कि इस राष्ट्र में ये होगा, ये नहीं होगा। लिहाजा कुछ राष्ट्र पैदा हुए हैं, उनकी डेट तय है कि फला दिन वो पैदा हुए हैं। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना, और आप सारे दुनिया के देशों की आपको पैदा होने की डेट पता है, वो मनाते भी हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने बिना सोचे समझे, बिना सच्चाई को जाने, या अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते, या अपनी तत्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को कहा गया कि 15 अगस्त 1947 में भारत पैदा हुआ है।
और यह हमको बताया गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले तो भारत था ही नहीं, भारत की कल्पना ही नहीं थी, ये तो अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। और एक नैरेटिव से मैं बहुत परेशान हूं जो हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बोलते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली, भीख मिलती है, आजादी नहीं मिलती है। हम ये कह ही नहीं पाए 70 साल में कि हमने 15 अगस्त 1947 को आजादी ली। इस लेने और मिली के बीच में बड़ा फर्क है। और भारत का कोई डॉक्यूमेंट, मेरे पत्रकारिता के 26 साल और आज तक की सारी रिसर्च ये कहती है कि कोई डॉक्यूमेंट भारत के गजट में नहीं लिखा हुआ, नेशनल आर्काइव में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जहां ये कोई कह दे कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। लेकिन कुछ लोगों को आजादी का राग बजाना था, बजाया। क्योंकि अगर हम ये कहेंगे तो उसमें फिर बहुत सच्चाई आएगी, फिर लोग सवाल पूछने लगेंगे। लिहाजा आपका देश 1947 15 अगस्त को 2 हिस्सों में बटा और आपको उस दिन ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, क्योंकि आपकी तथाकथित इस आजादी में जो नींव रखी गई वो साजिशों और षड्यंत्रों के ऊपर है। पूरे इतिहास को तोड़ मरोड़ के नहीं, बल्कि इतिहास को दबा दिया गया। और कुछ नैरेटिव को पूरे देश में खूब चलाया गया। लता मंगेशकर जी ने भी गाने गा दिए, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ताल, अहिंसा परमो धर्मा, नॉन वायलेंस। ये तमाम सारी चीजें ऐसी गढ़ी गई कि मेरी कोई बहुत उम्र नहीं है ऐसी कि मुझे इतना एक्सपीरियंस हो, लेकिन मेरा अपना जो भी एनालिसिस है, मुझे लगा कि 70 साल में इस देश में कोई सुभाष चंद्र, कोई विवेकानंद या कोई वीर सावरकर बनने वाला क्यों नहीं होता पैदा। इस देश में बौने क्यों पैदा होते हैं। हर आदमी को पावर चाहिए, पावर के लिए वो धर्म का इस्तेमाल करेगा, जाति का इस्तेमाल करेगा, लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा, जाति जाति के बीच में भेद करेगा। उसे सिर्फ सत्ता चाहिए, उसे ये देश नहीं चाहिए। सत्ता किसी भी तरीके से मिल जाए, अपनों के साथ गद्दारी करके मिल जाए, देश के साथ गद्दारी करके मिल जाए, और यह सिलसिला लगातार चल रहा है। तब लगता है कि जो सच में उस वक्त भी अच्छे लोग थे जिन्होंने असर्ट किया, लेकिन वो बेचारे इतने महान लोग थे, इतने कद्दावर लोग थे। और बड़े लोगों की और कद्दावर लोगों की एक बड़ी वीकनेस भी होती है कि वो अक्सर बौने लोगों से हार इसलिए जाते हैं कि बौने लोग उनको अपने लेवल पे लाते हैं और फिर हरा देते हैं। तो उस वक्त भी बहुत सारे लोग थे, संविधान लिखते वक्त भी बहुत सारे लोग थे, और आज भी हैं। सिर्फ फर्क इतना ही हुआ है कि 70 साल पहले जो मेज के उस तरफ थे, अब वो इस तरफ आ गए हैं, इसलिए संकट बढ़ गया है। मैं 2-3 चीजों के ऊपर रोशनी आपकी डालना चाहता हूं, क्योंकि आप सब मुझसे बुजुर्ग हैं, मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता। आप सबको याद होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को मोयान में जिस वक्त वो आए और पूरे उस नॉर्थ ईस्ट इम्फाल पे उनका कब्जा था और भारत की आजादी की घोषणा की, उन्होंने बैंक खोला, उन्होंने करेंसी जारी कर दी।
1943 से लेके ऐसा क्या हुआ कि 47 तक आते आते नेताजी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में देश में गायब हो गए। उनकी हत्या हुई या उनका प्लेन क्रैश हुआ, ये आज तक लोगों को नहीं पता। ऐसे ही एक शख्स थे वीर सावरकर, उनके बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, हम भी सुन रहे हैं उनको। आज के बहुत सारे बौने लीडर कुछ कहते हैं, लेकिन उस आजादी के बाद से कुछ लोग आए बीच में ऐसे, जिन्होंने शायद थोड़ा करेक्शन करने की कोशिश की अपनी गलतियों की। जो लोग दिल्ली में बैठे हुए क्रांति करते थे, जिनको हाउस अरेस्ट के अंदर 5 स्टार गेस्ट हाउस में बंद किया जाता था, अंग्रेज उनसे सुबह का नाश्ता भी पूछते थे और शाम का खाना भी पूछते थे, और कौन कौन सा अखबार पढ़ेंगे वो भी पूछते थे। और उनके पास इस क्रांति में इतनी फुर्सत थी कि वो लेटर टू डॉटर सुबह भी लिखते थे और शाम में भी लिखते थे। और एक क्रांतिकारी वो पानी के जहाज से उसके टॉयलेट में जाकर के उसकी खिड़की से कूदता है और बाहर चला जाता है, और जिसके बारे में हमने भी थोड़ी सी गलती यह की कि बहुत सारी चीजें हमने पढ़ने की कोशिश नहीं की, या हमने ज्यादा यकीन कर लिया। और यह अलग बात है कि हम गुजरात के लोगों पे ज्यादा यकीन करते हैं, चाहे अभी हो या 47 में। तो जो कुछ उन्होंने बताया उसके आगे हमने जानने की कोशिश नहीं की। 1904 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको भी एक अंग्रेज ने बनाया था, ए.ओ. ह्यूम ने, उस अंग्रेजों की बनाई कांग्रेस का 1904 में एक साहब प्रेसिडेंट हुए, उनका नाम था मिस्टर कॉलर। मिस्टर कॉलर ने वीर सावरकर के बारे में क्या लिखा है यह नहीं बताया गया, हमने पढ़ा भी नहीं। लिहाजा कुछ लोगों ने उनको कहा कि साहब ये तो गद्दार थे, इन्होंने तो माफी मांग ली। वो चिट्ठी नहीं मिल रही अभी तक, बहुत सारी चिट्ठियां मिल रही हैं लेकिन वो नहीं मिल रही। ये 2-3 रेफरेंस में इसलिए दे रहा हूं कि आजादी के बाद भी जिस इतिहास को हम 70 साल से पढ़ रहे हैं उसमें एक आध तो सच लिख देते भाई। और आपने इस दौर में 5 या 6 पीढ़ियों को इतना झूठ पिला दिया है कि आज राष्ट्रवादियों के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि नया नैरेटिव कम पहले लाने से पहले। सड़क किनारे बने धार्मिक स्थलों पर योगी सरकार का एक्शन। आधी रात को बाराबंकी में हटाई गई मजार। यूपी के सार्वजनिक स्थलों पर अवैध धार्मिक स्थल हटाने का आदेश है। बाद में योगी सरकार एक्शन में है। बाराबंकी के प्रशासन ने शनिवार सड़क पर बीच बीच बनी मजार और को हटवाया। आपसी सहमति के बाद आधी रात को तहसील फतेहपुर शहर के बीच पकारियां पेड़ वाली मजार को रास्ते से हटा दिया गया। मजार के अब ईदगाह के पास वास्तविक किया गया है। 2 दिन पहले आया था कोर्ट से सरकार का आदेश, सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्देश। फतेहपुर एसडीएम पंकज सिंह ने शनिवार को आपात बैठक बुलाई। इसमें नगर पंचायत फतेहपुर मध्य रोड पर लगे पकड़िया के पेड़ पास में बनी मजार को हटाने का सहमत बनी। लखनऊ की गली फुटकार पर बने 160 धार्मिक स्थल को कार्रवाई की तैयारी की गई लिस्ट। ईदगाह के पास स्थापित की गई मजार बैठक में पूर्व चेयरमैन मस्कूर की व्यापार मंडल अध्यक्ष रविंद्र कुमार वर्मा भागीदारी की बैठक। सर्वसम्मति के लिया गया मजार की ईदगाह के पास स्थगित किया गया। 2011 के बाद धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्देश जारी था।